प्रणाम। प्रणाम सर। थैंक यू। आपका नाम नीरज कुमार है? जी मैम, नीरज कुमार। नीरज से क्या तात्पर्य? नीरज का क्या अर्थ है? मैम, नीरज का शाब्दिक मतलब कमल के फूल होता है और यह एक समृद्धि का प्रतीक होता है। साथ ही भगवान विष्णु को कमलापति कहा जाता है और माँ लक्ष्मी को वहाँ पे कमल के भांति माना जाता है। मैम, समृद्धि किस रूप में? मैम, यह समृद्धि यह दर्शाता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, जैसे कमल का फूल कीचड़ में होते हुए भी अपने खूबसूरती से लोगों का मन मोह लेता है। तो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें सदैव अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप किसी जॉब में भी हैं क्या? नहीं मैम, अभी मेरा 2023 में पीजी कंप्लीट हुआ और अभी किसी जॉब में नहीं हूँ मैं। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? पहला अटेम्प्ट है मेरा। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? पहला मेरा पोस्ट प्रेफरेंस म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और दूसरा आरडीओ है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, और तीसरा प्लानिंग ऑफिसर है मैं, योजना विभाग। डीएसपी नहीं है प्रेफरेंस में? मैम, मेरी हाइट नहीं है, 162 सेंटीमीटर हूँ बस। एमईओ को पहला प्रेफरेंस देने का क्या रीज़न रहा आपका? मैम, जो अभी बिहार में अर्बनाइजेशन है 15.3% है और आने वाले भविष्य में हमारे बिहार में नगरीकरण का बढ़ावा होने वाला है और नगरीकरण में कई समस्याएं आने वाली हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं सरकार का अंग बनकर इन समस्याओं को हल करने का कोशिश करूं। ये वजह रही है। तो 15.3% जैसा आप बता रहे हैं कि नगरीकरण है, तो रेस्ट ऑफ काफ़ी बड़ा एरिया हमारा नगरीकरण से छूता है। जी मैम। तो जो गांव का एरिया है उसमें तो ज़्यादा ज़रूरत है हैंड्स की, उसमें तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपको काम करने की। तो आपको आरडीओ रूरल डेवलपमेंट में भी आपका झुकाव होना चाहिए था, क्योंकि यदि गांव हमारा समृद्ध होता है तो बेनकी वो तो ऑटोमेटिक नगरीकरण की ओर उसका झुकाव होगा। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि गांव में भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं, जैसे हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर आपका रोड, नाली और भी चीज़ों को लेकर के, नल जल चीज़ों को लेकर के जितना डेवलपमेंट गांव में हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो वो अर्बनाइजेशन की ओर ही बढ़ रही हैं। तो आपका झुकाव उस ओर क्यों नहीं है? जी मैम, अभी गांव में काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा है, परंतु मैम एमईओ को जो है पहला प्रेफरेंस डालने के दो और कारण थे मैम मेरे। पहला कि एमईओ पहले बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक कैडर हुआ करता था, अब इसे इंडिपेंडेंट एमईओ बना दिया गया है। और दूसरा मैम रीज़न जो रहा है कि एमईओ के पास जो है फंड होंगे करीब 100 करोड़ के आसपास होंगे, जबकि बीडीओ के पास मैम फंड उससे कम होते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा सोर्सेज होंगे तो मैं ज़्यादा अच्छे से और काम कर सकूँ और ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूँगा। ये दो और कारण रहे हैं मैम, जिन वजह से कि मैंने एमईओ फंड ही सोर्सेज होते हैं, ये बात तो इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि सोर्सेज यदि फंड होते तब तो मानव संसाधन जैसा कि ह्यूमन भी सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, रिसोर्सेज के अंतर्गत, तो उसमें तो हमारा गांव सबसे समृद्ध है, जहाँ पर नेचर का भी, जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसका भी बहुत आयात है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट भी वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। इससे तो मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा चलिए, आपका रुचि होगा शायद कि गांव में ना रहें शहर में रहें, ये भी एक हो सकता है फैक्ट। चलिए अच्छा है। और ये बताइए कि आपका इस सिविल सर्विसेज में आने के लिए आपका प्रेरणा कौन रहे? मैम, सिविल सर्विसेज में आने के लिए मेरे दो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। एक मेरे पिताजी, जिन्होंने मुझे बचपन से मोटिवेट करते रहे कि आप एक सिविल सर्वेंट बनो और समाज के लोगों के कल्याण के लिए योगदान दो। और दूसरा मैम, मेरे घर के ठीक बगल में एक भैया हैं, 2006 में यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं, तो वो भी एक मेरे प्रेरणा स्रोत बने मैम। यूपीएससी क्वालिफाई किए इसीलिए आपके पिताजी को लगा कि मेरा भी बच्चा सिविल सर्वेंट बने, ताकि समाज में जो प्रतिष्ठा है या जो है
वो बढ़े। मैम ये भी एक रहा है कि मेरे पिताजी चाहते थे कि समाज में प्रतिष्ठा तो हो, इसमें क्योंकि पिताजी का तो दिख रहा है, उनका चाहना, हर माता पिता का ये होता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे बेहतर करे। और वो जो आप बता रहे कि बगल में कोई यूपीएससी क्लियर किए, जी। इस कारण से आपका रुझान रहा। लेकिन आपका सेल्फ कब वो मोटिवेशन आया कि नहीं इस फील्ड में और क्या चीज़ें आपको आकर्षित किया? जैसे कुछ लोग तो देखने के बाद ही होता है चलो हाँ, जैसे अभी बहुत लोग बिहार पुलिस भरते हैं तो मतलब चलो ठीक है कुछ नहीं मिला बिहार पुलिस भर रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं, जिस लाइक ये होता है पैटर्न, जैसा कि देखा जाता है कभी कभी अमूमन। लेकिन आपका वो सेल्फ मोटिवेशन कब आया कि नहीं सिविल सर्विसेज ही मेरा मतलब ये रहेगा डेस्टिनेशन पहला? जब मैंने मैम 12वीं की परीक्षा पास की तो मैं ज़िले में पहला स्थान लाया था मैम। तब एक अंदर से मैम मोटिवेशन आई कि क्यों ना यूपी सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाए। तो मैम एक रुझान मेरे अंदर आया। साथ ही मैम यह जो जॉब है यह काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है और इसमें एक जॉब सिक्योरिटी भी है। तो एक कुछ वजह रही है मैम कि फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया। किसी भी जॉब में जॉब सिक्योरिटी होती है। तो चलिए ठीक है, आप बिलोंग करते हैं भभुआ कैमूर से। जी मैम। कैमूर जिला का दो विशेषता बताइए और दो ऐसा उसका मतलब कमी कह सकते हैं या जिसमें सुधार होना चाहिए, दो ऐसे पॉइंट मुझे बताइए। जी मैम कैमूर में मैम इको टूरिज़्म के लिए काफ़ी अभी संभावनाएं हैं और वहाँ पे मैम रिवर सफारी की शुरुआत की गई है। और साथ ही मैम साथ ही जो दूसरी विशेषता है कि रिवर सफारी कहाँ? मैम एक नदी अभी मैं उसका नाम इसको हम लोग लोकल में करंजर डैम बोलते हैं मैम। अभी उसका जो नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा मैम। तो वहाँ पे भी शुरुआत की गई है। और ये तो संभावना आप बताया। जी मैम। पहला, दूसरा मैम जो दूसरी विशेषता है कैमूर की कि वहाँ पे दुनिया का सबसे प्राचीनतम फंक्शनल टेम्पल मुंडेश्वरी टेम्पल है मैम। और वहाँ की जो लिटरेसी रेट है 69.6% है, जो बिहार के लिटरेसी रेट से ज़्यादा है। तो ये विशेषता है, बिहार के एवरेज लिटरेसी रेट से मैम ज़्यादा है। और जो मैम हमारे ज़िले में जो कमी है कि अभी भी सिंचाई के संसाधनों की अभी कमी है और जिस कारण से कई बार सूखा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और स्वास्थ्य सुविधाओं की मैम थोड़ी काफ़ी काम हुए हैं बट अभी भी काम करने की ज़रूरत है मेरे ज़िले में अभी मैम। जैसे शिक्षा में वहाँ डेवलपमेंट हुआ जैसा कि आपने बताया, काफ़ी हुआ है मैम। तो शिक्षा में डेवलपमेंट के बाद जैसा कि आप बता रहे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सिंचाई के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरतें हैं, संभावनाएं इसमें दिख रही हैं। जी मैम। तो इरिगेशन सेक्टर में जैसा कि एक आप कहावत सुने होंगे कि हमारा जो कृषि पद्धति है वो एक मानसून के साथ जुआ है, आपने सुना है? जी मैम। इससे क्या तात्पर्य है कि मानसून के साथ जुआ का क्या तात्पर्य है हमारे कृषि का? मैम जो भारतीय कृषि है वो मानसून पे पूरी तरह से निर्भर है। यदि वर्षा अच्छे से होती है तो हमारे खेतों की सिंचाई काफ़ी अच्छे से हो पाती है और यदि वर्षा ना हो तो मैम सूखा की संभावना बन जाती है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि जो कृषि है वो एक मानसून के साथ जुआ है। तो आधा बिहार एक साथ बाढ़ में रहता है, आधा बिहार एक साथ सुखाड़ में रहता है। आपको नहीं लगता कि ये कोई विडंबना है? वो भी अभी टेक्नोलॉजी जब इतना डेवलप कर चुका है उसके बावजूद भी ये होना, तो आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ एक रोड मैप बनना चाहिए? जो सुखाड़ एरिया हमारा है यदि उसको हम लिंकअप करें बाढ़ एरिया से, तो इसमें आप कुछ रोड मैप देना चाहेंगे या सुझाव, या आपको लगता है कि इस दिशा में कुछ किए जा रहे हैं? जी मैम, अभी बिहार में जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जैसे कोसी और मेची रिवर को इंटरलिंक कर दिया गया है, उसी तरह से मैम जो मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जो साउथ की रिवर है उनको नॉर्थ की रिवर के साथ इंटरलिंक किया जाए, जिससे कि जो नॉर्थ में बाढ़ है और साउथ में जो सूखा है उसका एक साथ में समाधान हो सकता है। इंटरलिंक करना इतना आसान होगा?
एक रोड बनने में भूमि अधिग्रहण से संबंधित इतनी बड़ी समस्याएं आती है कि अमूमन पेपर के फ्रंट पेज पे छपा होता है कि ज़मीन सरकार अधिग्रहण नहीं कर पा रही है, योजना खटाई में पड़ गई या उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। तो इंटरलिंक तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा, कुछ आबादी को वहाँ से हटाना होगा या मतलब दूसरी जगह विस्थापित करना होगा। तो इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना को एकदम एक लाइन में सपाट बोलने से ये थोड़ी चलेगा। इसका बहुत बड़े स्तर पे एक तो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जी, दूसरा काफ़ी ह्यूज स्तर पे रिसोर्सेज होने चाहिए। तो आप कुछ छोटा सा बताइए, जैसे मान लीजिए आपका क्षेत्र है, सुखाड़ एरिया है, आप जहाँ पोस्टेड हुए हैं, और वहाँ की जो आम पब्लिक है, मतलब किसान है, वो त्राहिमाम है कि फसल लेट लग रहा है या फिर जितना रकबा लगना चाहिए उतना लग नहीं पा रहा है। तो इसमें आप क्या मतलब उसको प्रेफर करेंगे या क्या उसको तात्कालिक समाधान क्या देंगे? मैम मैं कोशिश करूँगा कि लोगों में जन जागरूकता फैलाया जाए वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर। और जैसे कि मैम उड़ीसा में एक छाता अभियान है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि वर्षा के जल का संचय करना में। जो वर्षा का जल होता है वो बहकर नदियों और नालों से होते हुए समुद्र में ना चलाया जाए, बल्कि उसका संचय किया जाए। जैसे तालाब हो गए मैम, या हम गांव में पाते हैं कि कई जगह पईन होते हैं, तो वहाँ पे अगर उसका संचय किया जाए तो उससे एक समाधान निकाला जा सकता है मैम। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे समाधान खोजने की मैम। पाइन में तो आपका चला है। वाटर हार्वेस्टिंग मुख्यतः क्या होता है कि किसी भी छत एरिया है, चाहे जितना भी ये मतलब एरिया का हो, उसके पानी को पाइपलाइन की तरफ भूमिगत करना है, मेन ये है। हर पाइन का जो भी नदी नाला का तालाब का जो भी हमारा रिसोर्सेज है उसमें तो पानी ऑटोमेटिकली जा ही रही है। चलिए ठीक है, तो आप तत्काल में आप वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो मिनी स्ट्रक्चर तैयार करना है, जो किसान अभी तत्काल में उसको चाहिए इंस्टेंट लाभ, जैसे सरकार की कुछ सारी योजनाएं जैसे डीजल अनुदान या फिर कुछ ऐसे बीज जो कि कम सिंचाई में भी वो विकसित होते हैं, ये सारी योजनाएं आप तत्कालिक मुहैया करा सकते हैं। दीर्घकालिक योजना में आपकी हो सकती है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो फंक्शन है वो सभी सरकारी भवन में मैंडेटरी है जी, कि जितने भी सरकारी भवन है उसमें आप इम्प्लीमेंट तत्काल में कर सकते हैं। किसान को राहत देने के लिए कुछ योजनाएं बताइए, जो सेंट्रल से भी कुछ सेंट्रल की योजनाएं बताएं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं बताएं किसान में। मैम किसानों को राहत देने के लिए जो पहली योजना है वो है कि किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये उनको दिया जाता है। मैम उस योजना का नाम माफ़ कीजिएगा, मैं भूल रहा हूँ मैम। इसके अलावा जो है PM संपदा योजना है मैम, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए है। इससे मैम किसानों को काफ़ी लाभ मिलता है। और जो राज्य सरकार की योजना है वो है कि हरित तंत्र योजना, सॉरी अभी मैं नाम भूल रहा हूँ मैम। उसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति अगर कृषि यंत्र, किसी रोड मैप का नाम सुने हैं आप? कृषि रोड मैप, जी मैम, कृषि रोड मैप 3 अभी 4 लाया गया मैम। 4 आ रहा है। ये बिहार सरकार की अपनी इनोवेशन है या सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है? यह बिहार सरकार की अपनी इनोवेशन है मैम। तो अभी तक 3 कृषि रोड मैप इम्प्लीमेंट हो चुकी है। इससे 3 उपलब्धियां आप हमें गिनाइए। 3 कृषि रोड मैप चलने का जो भी सिलसिला रहा, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो ये महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसका भी 4था संस्करण भी आने वाला है, तो इसमें आप बताइए कि इसकी 3 उपलब्धियां क्या आपको दिखी डाउन टू अर्थ पे, और नॉट ऑन द पेपर।
क्या उपलब्धियाँ आपको दिखी? मैम माफ़ कीजिएगा, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। आप गांव से बिलोंग करते हैं, जी मैम। तो आप एक रिकॉल तो कर ही सकते हैं कि पहले के किसान और अभी के किसान के जीवन यापन में क्या सुधार हुआ है? मैम यदि आप आज्ञा दें तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना आप जानते हैं जी, उतना बताइए। पूरी तरह से याद नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा। पहले के जो किसान थे मैम, जो फार्म मैकेनाइजेशन कम था, काफ़ी कम था। ट्रैक्टर हो गया या फिर आदि यंत्र हो गया, वहाँ पे कम उपयोग किया जाता था। परंतु अब देखा जा रहा है कि उनका उपयोग बढ़ा हुआ है। साथ ही मैम जो पहले की जो उर्वरता थी, जो प्रोडक्टिविटी थी, वो मैम कम होती थी, क्योंकि वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र और आदि चीज़ों का कम प्रयोग होता था। परंतु अब देख रहे हैं कि जो इन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है और लोगों का उत्पादकता तो मैम घट रही है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि उत्पादकता बढ़ने से डेवलपमेंट बढ़ेगा? ये आपको लगता है? किसी भी प्रकार का यदि प्रोडक्टिविटी होती है तो उससे समृद्धि आएगी, डेवलपमेंट आएगी, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ या ना बोल सकते हैं? लगता है मैम कि उत्पादकता बढ़ने से। तो आपकी हॉबी मुझे जैसा दिख रही है, वाचिंग क्रिकेट। जी मैम। क्रिकेट में क्या प्रोडक्टिविटी आपको दिखती है? मैम क्रिकेट में अब देखा जा रहा है जो पहले का क्रिकेट था वो क्लासिकल क्रिकेट हुआ करता था, और जिसमें कि जो है रिजल्ट कई बार नहीं आते थे। लेकिन अब T20 क्रिकेट आने के बाद ये देखा जा रहा है कि जो रिजल्ट काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। रिजल्ट नहीं, प्रोडक्टिविटी की बात बता रहे हैं, ना डाटा की ना रिजल्ट की हम बात बता रहे हैं, ना वो पब्लिक गैदरिंग या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसकी भी नहीं बात है। मेरी बात है प्रोडक्टिविटी आपको इसमें क्या दिखती है? क्रिकेट को जो हम लोग इतना बढ़ावा देते हैं, स्टेडियम वगैरह और भी बहुत चीज़ों को लेकर, तो आपको इसमें क्या लगता है कि क्या प्रोडक्टिविटी होती है इससे हमारे ये मतलब मास लेवल पर लोगों के डेवलपमेंट में क्या इसका योगदान रहता है? आप इकोनॉमिकली बता सकते हैं, मेंटली बता सकते हैं, किसी भी प्रकार का, फिजिकली बता सकते हैं, क्या प्रोडक्टिविटी दिखती है? मैम जो क्रिकेट से जो लोगों में मेंटल डेवलपमेंट हुआ है, वो हुआ कि मैम लोग फिटनेस की तरफ फोकस ज़्यादा करने लगे हैं। जैसे विराट कोहली एक फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो लोगों में मैम। विराट कोहली आपके पसंदीदा क्रिकेटर है? जी मैम। आप क्रिकेट खेलते हैं? कभी कभी खेल लेता हूँ मैम। अच्छा, तो मतलब सिर्फ देखना पसंद है, खेलना उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, तो फिर आप कैसे फिट रहेंगे? देख कर फिट रहेंगे विराट कोहली के फिटनेस को देख करके? नहीं मैम, मैं फिटनेस पे कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह में वॉकिंग करूँ, तो योगा भी। और बताइए, एक तो आप मेंटली भी बताए, और बताइए क्या प्रोडक्टिविटी दिखी? अभी माफ़ कीजिए मैम, अच्छे से क्रिकेट हमारा, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है मैम। मतलब क्रिकेट हमारा देश का खेल नहीं है, नेशन खेल, लेकिन फिर भी इतना लोकप्रिय रहा या है, इसका एक रीजन बताइए, सिर्फ एक रीजन। लास्ट क्वेश्चन, इतना लोकप्रिय इस खेल का, इतना लोकप्रिय होने का क्या रीजन रहा? एक रीजन। मैम भारत 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, और उसके बाद से क्रिकेट की लोकप्रियता, और 2011 में भी वर्ल्ड कप जीता। आपको नहीं लगता है कि इसको लेकर कुछ ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय रहता है? एक वजह ये भी है मैम कि इसका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होता है। अच्छा चलिए, छोड़िए सर, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है आपका? जी सर। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, जो कि अर्थशास्त्र ही है, उस सप्तांग सिद्धांत दिया है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर वो 7 अंग देते हैं राजा। किसके साथ अंग थे? एक राज्य के जो 7 अंग के बारे में बताते हैं कि एक जो स्टेट होती है उसके 7 ऑर्गन होते हैं सर। राजा, दुर्ग, अमात्य। सीक्वेंस में बताइए, तो क्या पॉलिटिकल साइंस आपका ये है? सर माफ़ कीजिए, सीक्वेंस में याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, राज्य को
क्या मानता है कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में? सर एक राज्य का दूसरे राज्य से रिलेशन क्या? नहीं, राज्य को क्या मानता है? सर अभी कौटिल्य को मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, रिवीजन अच्छे से नहीं किया। क्योंकि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, आपका वही है ना? जी सर। अभी सर इंडियन पॉलिटिकल थॉट को रिवीजन अभी नहीं क्यों करने वाला हूँ। थॉट ये नहीं है, ये तो प्राचीन, सबसे पहले राज्यशास्त्र की शुरुआत वहीं से हो रही है, तो आपको बेसिक ही पता होना चाहिए। कुछ मंडल सिद्धांत भी था सर, था, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कौटिल्य को सर, माफ़ कीजिएगा मुझे। अच्छा, कुछ हिस्ट्री पता है आपको? इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है? सर मॉडर्न हिस्ट्री मेरा सब विषय रहा है, ग्रेजुएशन में मेरे विषय रहा है सर। मॉडर्न हिस्ट्री? जी सर। क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने में तो सारे आ जाते हैं, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न तीनों आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री मेरे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री है ना। गांधी जी एक चीज जो यहाँ पे सबसे पहले मतलब इनोवेट किए हैं, गांधी जी का एक कंट्रीब्यूशन जो गांधी जी को महात्मा बनाता है, एक कंट्रीब्यूशन जो बाकी किसी ने नहीं दिया था, वो पहली बार गांधी जी ने दिया था। सत्याग्रह जो गांधी जी का रहा है सर। कहाँ से शुरुआत की थी उसने? सर चंपारण से उन्होंने शुरुआत की सत्याग्रह की। गांधी जी जब पटना आए थे, बाय ट्रेन नहीं आए थे, जी उस समय पटना जंक्शन का नाम क्या था? सर माफ कीजिए, मैं याद नहीं कर पा रहा। आपका है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है ना? जी सर। तो एक प्राचीन काल में एक सिस्टम चलता था अंतरराष्ट्रीय वैवाहिक संबंध स्थापित करने का। जी सर। चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी शादी, जी। किससे हुई थी? हेलेना से हुई थी, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी सर। क्यों हुई थी चंद्रगुप्त की उससे शादी, क्या कारण था? सर जो प्राचीन काल में वैवाहिक संबंध थे वो इस बेसिस पे भी बनाए जाते थे कि यदि कोई राजा युद्ध में हार जाता था तो अपनी पुत्री अथवा बहन का विवाह उस राजा से कर देता था। तो यही वजह थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया था और फिर सेल्यूकस निकेटर को अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा था। विवाह ये कहा जाता था या कुछ और इसका नाम था? क्योंकि विवाह करने के लिए तो नहीं होता था, जब वो हारता था तो विवाह नहीं कहता था उसको, कुछ और चीज बोला जाता था उसको। सर माफ कीजिए, मुझे अभी पता नहीं इसके बारे में। क्योंकि वो अपनी कन्याओं का उपहार चढ़ाते थे, क्योंकि हमारी संस्कृति में उसको वैवाहिक संबंध बाद में मान लिया जाता था। अगर आप देखेंगे तो जो अभिलेख हैं उसमें वो लिखा जाता था कि अपनी कन्याओं का उपहार वो अर्पित करते थे। ठीक है। गांव कभी गए हैं? सर मेरी पूरी अभी तक की जो जिंदगी लाइफ है सर गांव में ही गुजरी है। अच्छा, तो गांव का अपना नजदीक से जानते हैं। गांव की 4 समस्या बताइए। सर बिजली की अभी भी समस्या है सर। उसके बाद सफाई की सर समस्या है वहाँ पे, सैनिटेशन की समस्या है। गांव में सैनिटेशन की समस्या सर अभी भी है सर। लोहिया अभियान चलाया जा रहा है सर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, परंतु सर अभी भी लोग काफ़ी कूड़ा कचरा यहाँ फेंकते रहते हैं सर। मैंने अपने गांव में इसको देखा है काफ़ी करीब। सर अभी शिक्षा की सर समस्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर। मेरे गांव में सर 4 स्कूल्स हैं, लेकिन सर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नहीं है जो एडिक्वेटली स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व सर उसमें रख पाए सर। एक स्कूल 10वीं तक का है, परंतु वहाँ पे मात्र 4 कमरे हैं, तो ये भी एक समस्या है सर। स्वास्थ्य की सर समस्या अभी भी है गांव में। रिच जो है हेल्थ का सर अभी भी उतना नहीं है, जितना बेहतर नहीं है जितना शहरों में हम देख पाते हैं। अच्छा, अभी आप नया जो चंद्रयान हमारा गया है, जी सर, तो चंद्रयान मिशन के बारे में कुछ बताइए। सर ये भारत का तीसरा चंद्रमा के लिए प्रयास है, जिसको चंद्रयान 3 नाम दिया गया। इसमें एक रोवर था और एक लैंडर था। जो सर लैंडर था वो चंद्रमा पे जिस स्थान पे लैंड किया उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया,
और रोवर जो था सर वो लैंडर से बाहर निकला और फिर चंद्रमा पे मूव किया और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, जिससे कि चंद्रमा पे हमें ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, सल्फ़र की और कई अन्य पदार्थों के बारे में जानकारी मिले। इससे सर यह पता लगाया जाएगा कि क्या चंद्रमा पे रहने के लायक मानव बस्तियाँ बनाई जा सकती है कि नहीं। तो सर इसके काफ़ी दूरगामी परिणाम होंगे। साथ ही सर यह अन्य देशों को भी चंद्रमा पे अपने मिशन के लिए काफ़ी प्रेरित करेगा और यह भारत सर पहला ऐसा देश बना जो चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया सर। जातीय जनगणना के बारे में सुना होगा। जी सर। आपकी क्या राय है उससे? सर मुझे लगता है कि जातीय जनगणना सरकार का एक सही कदम था। इससे सर विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक जो दशा है उसके बारे में हमें जानकारी मिल पाई। और सर इससे क्या हुआ कि जो सरकार है अब विभिन्न वर्गों के लिए उनके जनसंख्या और उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे। परंतु सर इसके एक नकारात्मक पक्ष भी है कि जो है लोग इसका पॉलिटिक्स में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सर लोगों को ये नहीं करना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल होगा और इसका कोई दूरगामी परिणाम नहीं है? सर यह अन्य राज्यों में भी जातीय जनगणना को नहीं, जैसे आपने कहा सरकार बनाएगी, लेकिन आपने कभी गौर किया कि जो जाति पहले 1.2% थी अब 0.6% हो गए, तो इससे नहीं लग रहा है कि जनसंख्या वृद्धि की एक होड़ लगेगी? जो जाति 8% थी वो 16% हो गई, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये हो जाएगा तो एक तरह से जो जनसंख्या बाकी लोगों ने अपना कंट्रोल किया था वो बढ़ाएंगे, एक तरह से जातीयता द्वेष बढ़ेगा? आपकी क्या राय है इस पर? सर अभी जो है लोगों में शिक्षा का स्तर काफ़ी बड़ा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे रखना चाहते हैं। तो सर मुझे लगता है कि लोग जनसंख्या वृद्धि के प्रति ना सोचकर समाज के कल्याण और विकास के प्रति सर सोचेंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अभी आपने सुना कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, ये कॉन्सेप्ट आया, तो जो जाति की जितनी ज्यादा जनसंख्या रहेगी उसको उतनी भागीदारी मिलेगी सर। तो आप इस पे कोई स्टैंड ले सकते हैं ना, क्योंकि ये तो बहुत ज्वलंत विषय है। क्योंकि लोग, आप जितने बच्चे आ रहे हैं सब एक ही आंसर दे रहे हैं, इससे प्लान बनाने में होगा, लेकिन आपने इसके नेगेटिव पहलू को तो देखा ही नहीं। जिसकी जितनी भागीदारी हुई, जो जाति 10 साल पहले 1.2% थी वो आ गई 0.6% पे, जो 8% थे वो 16% हो गए, 14% हो गए। तो जाहिर सी बात है कि हर जाति तो चाहेगा ना कि हम अपना क्यों नुकसान लें। इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा सर। अभी करूँगा उसको। सर लीजिए कुछ। जी सर। अभी चंद्रयान 3 की बात चल रही थी। चंद्रयान 3 के डायरेक्टर कौन है? सर माफ़ कीजिएगा, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, इसरो के भी डायरेक्टर कौन है? एस सोमनाथ है सर। चंद्रयान 3 के डायरेक्टर का नाम आपको नहीं पता? इतना बड़ा सफल मिशन रहा। सर मैंने पढ़ा था, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, माफ़ कौन सा ईंधन का प्रयोग किया गया था उस मिसाइल में? फ्यूल कौन सा था? सर उसको LMV Mark 3 से भेजा गया था। उसमें 4 स्टेजेज होते हैं सर, एक सॉलिड, एक लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर क्रायोजेनिक इंजन होता है सर। ओके। उसके जो पार्ट्स का नाम आपने बताया, उस पार्ट्स में जो रोवर बताया आपने, तो सबका नाम कुछ स्पेसिफिक दिया गया था। क्या क्या नाम दिया गया था? सर रोवर का नाम विक्रम था और लैंडर का नाम प्रज्ञान था। लैंडर का नाम प्रज्ञान था। चलिए, बहुत बढ़िया। आप हमें बताइए कि पृथ्वी पर जीवन का जो उद्भव हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, तो आज से पहले पृथ्वी कब बना? तो 4.5 लाख अरब, 4.5 अरब साल पहले। हाँ। और जीवन कब आया? 2.5 अरब साल पहले लगभग। तो बीच का 2 अरब साल जो समय था वो पृथ्वी पर क्या हो रहा था? सर जब पृथ्वी का निर्माण 4.6 बिलियन ईयर पहले हुआ था, तो उस समय पृथ्वी हैबिटेबल नहीं थी सर, वो रहने के लायक ये नहीं था। यहाँ के सर वायुमंडल में परिवर्तन हुए सर। पहले तो सर जो सर सोलर सर, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ सर, सूर्य के विकिरण से सर यहाँ के वायुमंडल में परिवर्तन हुआ।
सॉरी सर, मुझे पता नहीं सर। सर यहाँ के जो वायुमंडल में सर परिवर्तन हुआ, उसके बाद जो सर डिगैसिफिकेशन हुआ अंदर से सर। अच्छा, पहला जो लाइफ का ओरिजिन हुआ इस धरती पर, तो पहला स्पेसीज कौन आया था? सबसे पहला स्पेसीज सर मैं आपकी जगह में याद नहीं करता। सैलामेंडर का नाम आपने सुना है? नहीं सर, नहीं। सैलामेंडर का नाम नहीं सुना। रेप्टाइल्स का युग कौन सा था? किस युग में धरती पर केवल रेप्टाइल्स थे? युग अलग अलग पढ़ा होगा आपने, तो उसमें कौन से युग में धरती पर केवल रेप्टाइल्स थे? सर माफ कीजिएगा, मैं याद नहीं कर पा रहा। जुरासिक ईरा क्या था? मेसोजोइक पीरियड। सर माफ कीजिए। लेमार्क का नाम आपने सुना है? सर नाम सुना है, परंतु उनकी थियरी मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, किस विषय में आपने उनका नाम सुना है? सर जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से भी वो, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से भी वो। डार्विन का नाम तो जरूर सुने होंगे। सर क्या डार्विन का कंट्रीब्यूशन रहा है? सर डार्विन जो है फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या था ये थ्योरी? कि वायुमंडल में और पृथ्वी पे परिवर्तन होते रहेंगे और जो स्पीसीज खुद को उसके अनुसार ढाल लेती है। डार्विन का ये थ्योरी सही है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का? कि किसी के थ्योरी ने उनको चैलेंज भी किया था? डार्विन का जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उसको चैलेंज करने वाला थ्योरी था ना ह्यूगो डिब्रीज का थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। सर मैंने इसको नहीं पढ़ा है, माफ कीजिए। क्या होता है म्यूटेशन का नाम नहीं सुना? परिवर्तनवाद। सर म्यूटेशन का मैंने नाम सुना, लेकिन एक मुझे पता नहीं था कि उनकी थ्योरी को चैलेंज की गई है। ओके। टिश्यू कल्चर क्या होता है? उत्तक संवर्धन क्या होता है? सर माफ कीजिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सर अभी मैं पूरा मुझे याद नहीं है, अगर आप अनुमति दें तो मैं कोशिश। ट्राई करिए। हाँ सर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो है किसी भी व्यक्ति का जो है वांशिकी पता लगाने में कैसे निकालते हैं? वांशिकी इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं? डीएनए का कौन सा पार्टिकुलर भाग होता है जिससे इन सब चीज़ों के बारे में पता करते हैं? जीन होती है सर, उसमें जीन से पता करते हैं? सर माफ कीजिए, मैं कंफर्म अभी नहीं हूँ इस बात पे। अच्छा, डीएनए कैसा स्ट्रक्चर है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है? जी किसने सर। बताया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया। क्या होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर? किस चीज़ का बना होता है? कौन कौन से उसमें नाइट्रोजन के बेस पाए जाते हैं डीएनए के अंदर? सर पसंदीदा आपका क्रिक? हाँ बताइए। ATCG कुछ, सर मैं अभी याद नहीं हाँ, कर चलिए, पा सही रहा जा हूँ, रहा है। पढ़ना पड़ेगा मुझे। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली हैं सर। क्यों है फेवरेट? क्योंकि सर विराट कोहली ने भारत को कई पारियां अपने दम पे सर जिताई हैं। क्यों, धोनी तो उनसे आगे हैं? फिर महेंद्र सिंह धोनी को देखा जाए तो उनसे तो आगे हैं। सर इसके अलावा और भी वजह हैं, जैसे कि वो फिटनेस पे सर काफ़ी फोकस करते हैं। धोनी के तो एज से काफ़ी कम है विराट कोहली, और आज भी धोनी को सबसे फिट क्रिकेटर बोला जाता है। सर फिटनेस और इन वजहों से मुझे सर पर्सनली। आपका जॉब प्रेफरेंस में आपने क्या बताया पहला चॉइस? म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सर। आप में ऐसा क्या स्पेशल हुनर है कि आपको उस जॉब के लिए आयोग एप्रोप्रिएट समझे? सर जो ये जॉब है ये ऐसे व्यक्ति की डिमांड करती है जो टारगेट ओरिएंटेड अपना काम करे, गोल ओरिएंटेड काम करे सर, जो पंक्चुअल हो, और ये दोनों चीज़ें सर मेरे अंदर। 3 वीकनेस बताइए जो इस जॉब के लिए आपके लिए अनुकूल नहीं है। सर मुझे लगता है कि मेरे अंदर ऐसी वीकनेस नहीं है जो इस जॉब के लिए अनुकूल। अपने 3 कोई भी वीकनेस के बारे में बताइए। कोई भी व्यक्ति तो परफेक्ट है नहीं। जी सर। सर जो मेरी वीकनेस है वो है कि मैं लोगों पे थोड़ा जल्दी विश्वास कर लेता हूँ सर। अच्छा, तो एक वीकनेस है सर। ठीक है। और सर जो सर काफ़ी गरीब लोग हैं सर, लोअर क्लास से सर, उनसे थोड़ी मेरी संवेदनाएँ रहती हैं सर कई तो बार। बहुत बढ़िया बात है, बिना संवेदना का कैसे काम चलेगा? और बताइए, तो वीकनेस नहीं है। सर मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस कम, अपने हेल्थ पे उतना फोकस नहीं करता सर।
एक मेरी वीकनेस है। अब सर कोशिश मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा और स्ट्रेंथ क्या है आपका? सर मैं गोल ओरिएंटेड हूँ। कोशिश करता हूँ कि एक गोल सेट करूँ और उसको अचीव करने की कोशिश करूँ। 12th में आपके परसेंटेज कितने थे? 78.4। उतना कहीं आपने गोल सेट किया था? नहीं सर, गोल तो मेरा ज़्यादा ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज था? 67% है सर। वहाँ पर भी कोई गोल सेट नहीं दिख रहा है। सर गोल पोस्ट ग्रेजुएशन आपने रिसेंटली चर्चा किया, जी सर, उसमें क्या परसेंटेज था? 73% सर। पोस्ट ग्रेजुएशन तो सही है, बाद बाकी तो गोल कुछ ऐसा आप बताइए कि पता चल सके आयोग को कि आप गोल ओरिएंटेशन में आप परफेक्ट हैं। 10वीं में सर मेरे 80% मार्क्स। अच्छा, तो ऐसा कुछ अचीवमेंट आपके लाइफ का जो ये बता सके, आपने कोई गोल वैसा अचीव किया जो आपने टारगेट सेट किया वो आपने पूरा किया? सर मैंने अभी JRF की परीक्षा पास की। JRF की परीक्षा पास की, जी, सर। चलिए थैंक यू। क्या बोल रहे हैं? थैंक यू।